हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि पता है, मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आपका मैं क्या करने वाला हूँ, लेक्चर शुरू करने वाला हूँ रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम ग्रेविटेशनल फील्ड को शुरू कर रहे हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की पहले आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। देखो, ग्रेविटेशन आपने जब भी पढ़ा होगा आपको ऐसा लगता होगा, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहां पे सिंपल आपको ऐसा लगता होगा कि हमारी अर्थ की ही ग्रेविटेशनल फील्ड है। पर ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फील्ड आपके यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है। जब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट करवा रहा था, फंडामेंटल्स करवा रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन की जब भी बात करेंगे, इस यूनिवर्स में छोटी से छोटी बॉडी जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसके पास अपना क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। समझ आ रही होगी बात। तो सिंपल सी बात है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है, उनके पास एक क्या है, ताकत है, उनके पास एक फील्ड है। कौन सी फील्ड है उनके पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। उनके पास एक ऐसी ताकत है कि वो क्या कर सकती है, अपनी तरफ कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है। बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां देखेंगे सारे। मान लो आपके यूनिवर्स में सिर्फ ये दो बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, मैंने बोला इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है जिसका कुछ ना कुछ मास है, उनके पास क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पावर होती है। मींस ये जो बॉडी ए है ना, इस बॉडी बी को हमेशा अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। सिमिलरली ये जो बॉडी बी है, ये जो बॉडी बी है, ये क्या करेगी, हमेशा बॉडी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बात समझ आई होगी, ठीक है। तो ये कहती है, इसी को बोलते हैं हम ग्रेविटेशन, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन एक नाम है जो दिया गया है किसको, टू द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। किसको दिया गया है, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मैंने जस्ट अभी आपको सिखाया कि ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है। ग्रेविटेशन एक नाम दिया गया है। किसको नाम दिया गया है, ये एक नाम दिया गया है एक ऐसी म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मींस, बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इस बॉडी ए को कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, बॉडी बी अट्रैक्ट कर रही होगी। इस बॉडी बी को कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, बॉडी ए अट्रैक्ट कर रही होगी। तो समझ रहे हो ना। तो ये दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन लगती है। किस कारण लगती है, बिकॉज ऑफ देयर, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। किसके कारण लगती है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है आपका, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखते हैं क्या है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या कहता है। इसको आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। 10th क्लास में आप कुलम्स लॉ को पढ़ के आए हो, वहां से भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, डिक्टो उसी की तरह ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सीखते हैं क्या कहता है ये लॉ। उससे पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं पहले बता दूं, ये लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जब लाइव आऊंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये बातें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है, और वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, राइट, ओके। तो चलिए सीखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के मुताबिक क्या कहता है, बोलता है ये अगर एक आपकी बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक। अभी तक मैंने अर्थ की बात नहीं की। आपके दिमाग में हमेशा रहता कि सिर्फ हमारी अर्थ की ग्रेविटेशन है, हमारी अर्थ की ही ग्रेविटेशन। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है उसके पास एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं हूं, मेरे पास भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये मेरे पास पेन है, इसके पास भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बात समझ आ रही है कि ये दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। क्यों नहीं करती है, मैंने फंडामेंटल्स में एक बार आपको बताया था। फिर भी इन आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा रीजन कि आपको ये जो पेन है मैं अपनी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, इसका रीजन मैं आने वाले लेक्चर्स में फिर से बता दूंगा। लेकिन याद रखना, ग्रेविटेशन का मतलब ये नहीं है कि अर्थ का। ग्रेविटेशन का मतलब है यूनिवर्स में कोई भी बॉडी जिसका कुछ ना कुछ मास है, बिकॉज ऑफ दैट मास दे हैव फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो मान लो ये बॉडी आपकी ए है
और ये बॉडी आपकी बी है। अब ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो कितना डिस्टेंस है, मान लो इन दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है आर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस। बात समझ आ रही होगी? ओके। अब कहता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बताया हमें? इसने बताया कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है उसके बारे में बताया हुआ है। क्या कहता है ये? बोलता है जो फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2। मान लो जो बॉडी A है इसका मास कितना है? m1 है। बॉडी B है जो इसका मास कितना है? m2 है। ठीक, फाइन। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बोलता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? बोलता है फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to the square of their distance। क्या बोलता है? inversely proportional to the square of their distance। जो इन दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है इसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी क्या? फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। यहां पे रिपल्शन कभी नहीं होगी, हमेशा क्या होगी? म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी। समझ गए बात को? तो देखो यहीं से हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। आप खुद से स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आपने सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। क्या होती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फटाफट नोट कर लो क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, हर बॉडी जिस यूनिवर्स में है वो क्या करती है? अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हमेशा क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। क्या करेगी? विद अ फोर्स। अब साथ साथ लिखते चलो मैं जो बोल रहा हूं। विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस तरह से आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो। स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, इस तरह से भी लिख सकते हो। बात समझ गए? अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से देखो क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। सेकंड क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारी ये इक्वेशन मिल गई। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दूं तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बात समझ आई होगी। और ये फार्मूला आपने पहले देखा भी होगा, ठीक है जी। ओके फाइन। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है और इसको मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, राइट। तो ये हमारे पास फार्मूला देखने को मिल जाता है हमें। इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और व्हाट इज जी? कैपिटल जी जो लिखा मैंने, व्हाट इज दिस? ये क्या है बेसिकली? इट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है ये आपका? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। और इसको बेसिकली कहा क्या जाता है? व्हाट इज दिस? इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या है आपका? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कौन सा यूनिवर्सल कांस्टेंट है? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है तो जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी। फिर तो भाई जी की अगर कोई आपको कोई वैल्यू पूछे तो इसकी वैल्यू याद रखना। कितनी वैल्यू होती है इसकी? इट इज जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। ये जो यूनिट आया ना, इसका यूनिट होता है, याद रखना इस कांस्टेंट का कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। क्या मुझे कोई बता सकता है इसका यूनिट कैसे बना? जी ये यूनिट कैसे आया? अगर आया तो अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करो, नहीं तो मैं अभी बता देता हूं कैसे लिखा हमने इस यूनिट को। ध्यान से देखना। देखो मैं इधर रफ में समझा रहा हूं आपको। ये जो यूनिट लिखा मैंने कैसे लिखा, देखो हमारे पास क्या था? f इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। मुझे यूनिट किसका चाहिए? g का चाहिए ना। तो यहाँ पे f था, r को इस तरफ भेज दो तो क्या आ जाएगा? ऊपर r स्क्वायर आ जाएगा। m1 और m2 को इस तरफ भेज दो तो क्या आ जाएगा आपका?
m1 m2 इक्वल्स टू g। जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको इक्वल टू के एक साइड रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ये कैसे आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। फाइन, देखो फोर्स का यूनिट आपको पता है कितना होता है, न्यूटन, तो क्या आ जाएगा न्यूटन। आर स्क्वायर का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मास ये भी है और ये भी है, दो मास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा केजी इनवर्स, नीचे क्या आ जाएगा केजी स्क्वायर आ जाएगा, केजी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा केजी इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको लिखा है, आप कर लेना अपने से एक बार, इसको अगर नहीं समझ आया एक बार फिर से थोड़ी सी वीडियो रिपीट करके देख लेना कैसे किया मैंने, ठीक। फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे पूछ लेना। ये आ गया आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ किसका, ग्रेविटेशन, ठीक है। एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस भी होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस होते हैं, याद रखना। और ये जो हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज दिस, दिस इज ए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ के बाद यूनिट याद रखना, और ये फार्मूला तो वैसे भी आपको पता होगा और स्टेटमेंट मैंने आपके लिए रिपीट कर दी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। मैंने जैसे कि आपको बोला था हम वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, ठीक है। एक बॉडी है, इसको नाम दे देते हैं, ये आपकी कौन सी बॉडी है, ये बॉडी है आपकी ए, और ये कौन सी बॉडी है आपकी बी, ठीक। बाकी वही, इसका मास कितना होगा m1 और इसका मास कितना होगा m2। डायग्राम को अच्छे से समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, ओके। याद रखना, आप एक चीज नोटिस की मैंने यहाँ पे, ये जो मैंने डायग्राम पीछे बनाई इसका डिस्टेंस ध्यान में रखना, कैसे देखो डिस्टेंस लिया हुआ है मैंने, डिस्टेंस मैंने इसके बिल्कुल, ये जो बॉडी है और ये जो बॉडी है इनके बिल्कुल सेंटर से डिस्टेंस को लिया हुआ है। कहां से लिया मैंने, सेंटर से डिस्टेंस को लिया हुआ है। क्यों लिया है आपको याद होना चाहिए, जब मैं फंडामेंटल्स, जब मैंने फोर्सेस के बारे में पढ़ाया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही पढ़ाया था वहां पे, और मैंने बताया था आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसी फोर्सेस होती हैं, दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। कैसी फोर्सेस हैं आपकी, सेंट्रल फोर्सेस हैं, इनका इफेक्ट हमेशा सेंटर से लिया जाता है। और जब भी हमने डिस्टेंस को मेजर करना होगा तो इसको, इसके डिस्टेंस को हम कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे। तो याद रखना, जब भी आप इस केस में डिस्टेंस को लोगे तो कहां से लोगे, सेंटर से लोगे। तो जैसे मुझे इसके डिस्टेंस को लेना है तो कहां से लूंगा, बिल्कुल सेंटर से, यहां से, और इसका भी यहां से। तो देखते हैं किस तरह से। देखो गिव मी अ सेकंड, ओके। यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस, मान लो यहां से लेके यहां तक, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, r है। कितना डिस्टेंस मान लिया मैंने, r। आपने अच्छे से डायग्राम को बनाना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, और ये इसका सेंटर है और ये इस बॉडी का सेंटर। बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिस्टेंस तो आपको दोनों के बारे में पता चल गया। अब ये जो बॉडी है, बॉडी ए, जब मैं इसको बॉडी 1 भी बोल सकता हूं, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, बॉडी नंबर फर्स्ट, और ये बॉडी नंबर कौन सी है आपकी, सेकेंड। ए भी नहीं देना तो आप 1 2 भी लिख सकते हो। देखो अब क्या है, जो बॉडी नंबर 1 है, बॉडी नंबर 1 है, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, इस बॉडी के ऊपर, बॉडी नंबर सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगी। क्या करेगी, बॉडी नंबर सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो कैसे देखो लिखूंगा मैं इसको, ध्यान से देखना। देखो बॉडी नंबर, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, ओके। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे आपके पास दो फोर्सेस लगनी है, एक लगनी है F12 और दूसरी फोर्स लगेगी आपकी F21। कौन सी लगेगी, एक लगेगी F12, मैं फिर से लिख रहा हूं आपके लिए, एक लगेगी F12, दूसरी लगेगी F21, ठीक। F21 बेसिकली क्या है, व्हाट इज F12, F12 पहले मैं ना इसको आगे लिख देता हूं ताकि आपके लिए बाद में इजी रहे। मैं बोल रहा हूं एक फोर्स लगेगी F12, एक लगेगी F21। मैं इसके बारे में बताता हूं क्या है ये चीजें। F12 बेसिकली क्या है, F12 है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स है जी? जो कि एक्सर्ट की जा रही है, एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए, किसके कारण? बाय बॉडी बी। सिमिलरली F21 क्या है आपका? F21 है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी, कौन सी? बी, कौन सी? बाय बॉडी ए। समझ आई होगी बात? मीन्स समझ जाता हूं यहां पे देखो, F12 बेसिकली क्या है? व्हाट इज F12? F12 आपकी फोर्स है जो लग रही है किसके ऊपर? जो लग रही है इस बॉडी के ऊपर, जो कि कौन सी? ए बॉडी। ए बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किसके कारण लग रही है? बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, बिकॉज ऑफ बॉडी बी। तो ये कौन सी फोर्स है? F12 मीन्स बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ बॉडी बी, उसको मैं किसके साथ डिनोट कर रहा हूं? F12 के साथ। सिमिलरली बॉडी बी के ऊपर भी फोर्स लग रही होगी, किस बॉडी के कारण? ए बॉडी के कारण। तो मैं क्या कहूंगा भाई? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, मींस फोर्स किसके ऊपर? सेकंड बॉडी के ऊपर, यानी कि बी। किसके कारण? बॉडी ए के कारण, यानी कि 1। तो मैंने क्या लिख दिया? F21। बात समझ आई होगी? F12 क्या है और F21 क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस तरफ एरो बनाने का मतलब मींस ये बॉडी किस तरफ भाग रही है? इस तरफ भाग रही है, ठीक है। किसके कारण हो इस तरफ जा रही है? क्योंकि ये वाली जो बॉडी है ये क्या कर रही है? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मींस बी बॉडी जो है ए बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो कौन सी फोर्स बोलूंगा? ए बॉडी, ए मींस 1 जो फर्स्ट बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स लग रही है, किसके कारण? सेकंड बॉडी के कारण। सिमिलरली सेकंड बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है किसके कारण लग रही है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉडी। ये कहानी है। यहां पे कुछ टर्म्स और होती हैं, उसको भी पता होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अभी आपने वेक्टर्स अगर नहीं पढ़े हैं तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियोस डाल दूंगा आने वाले टाइम पे। तो एक होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? जैसे ये आर लिखा है ना, इसके ऊपर कैप लगा दूं तो ये होता है आपका बेसिकली क्या? यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको याद रखना अब ये चीज। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? यूनिट वेक्टर सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। और ये बना लिखा क्यों होता है? क्योंकि ये हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? हमें डायरेक्शन बताता है। अब आ जाओ इधर। अगर मैं बात करूं इस बॉडी की, बॉडी नंबर ए, ये किस तरफ मूव कर रही है? इस तरफ मूव करेगी बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इट्स डायरेक्शन विल बी बॉडी फर्स्ट टू सेकंड। मैं क्या बोल रहा हूं? जो आपकी बॉडी है, कौन सी बॉडी? ये जो बॉडी है आपकी ए वाली, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इसकी डायरेक्शन है आपकी फर्स्ट से लेके सेकंड तक, मींस इस डायरेक्शन से फर्स्ट से किस तरफ जा रही है? सेकंड की तरफ जा रही है। सिमिलरली अगर मैं बॉडी बी की बात करूं, मींस सेकंड बॉडी की, इसकी डायरेक्शन में अगर आपसे पूछूं तो किस तरफ है इसकी डायरेक्शन? सेकंड से लेके फर्स्ट तक। इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? कैप। बेसिकली ये क्या बता रहा है आपको? डायरेक्शन बता रहा है। तो मैंने क्या लगा दिया? R⁻²1, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम व्हाट इज R12 कैप क्या है? R⁻12 क्या है? बेसिकली ये क्या बता रहा है आपको? ये आपको बता रहा है डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली 2 1 बेसिकली क्या है? ये क्या है? यूनिट वेक्टर है फ्रॉम बी टू ए। मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको। R12 क्या है? R12 है, R12 क्या है? यूनिट वेक्टर है कहां से? ए से लेके बी तक। और 2 1 क्या है? बी से लेके ए तक यूनिट वेक्टर है, जो कि यहां पे हमने लिख लिया, ठीक। अब ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने न्यूटन लॉ को अच्छे से पढ़ लिया है तो। देखो अब देखो फ्रॉम कौन सा न्यूटन लॉ? फ्रॉम ग्रेविटेशनल न्यूटन लॉ।
जस्ट हम पढ़ के आए हैं उसके बारे में। वो क्या होता है, व्हाट इज दिस दैट, वो बेसिकली क्या होता था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ के आए हो ना। लेकिन यहां पे अब हम वेक्टर्स का यूज करें। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो डायरेक्शन भी बताते हैं। इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, F12 और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, वेक्टर, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन क्या, आर स्क्वायर। आर क्या है, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। और साथ में वेक्टर लगाने का मतलब क्या हुआ, मींस ये हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है। और डायरेक्शन हमें हमेशा याद रखना कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा 1 2 कैप। आर कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। याद रखना डायरेक्शन देखो किस तरफ है बॉडी की। F12 फोर्स निकाल ली, इस तरफ है। और ये तो डायग्राम से आपको पता चल रहा है फोर्स इस तरफ लग रही है, लेकिन जब मैथमेटिकली बताना है तो मुझे यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ता है। और यूनिट वेक्टर हमें कैसे बता रहा है कि डायरेक्शन इस तरफ है, जो कि क्या है, एक बॉडी, फर्स्ट बॉडी से लेके सेकंड बॉडी की तरफ, आर कैप 1 2। सिमिलरली आप F21 को भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, F21 इक्वल्स टू क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके ऊपर मैंने क्या, अगर वेक्टर का साइन लगा दिया तो मुझे यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, R21 कैप। ठीक है, मींस डायरेक्शन किस तरफ है, सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी की तरफ, जहां बी बॉडी से ए बॉडी की तरफ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है ना, मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूं। देखो ध्यान से देखना, आल्सो याद रखो ये बात, ये देखो जो R12 की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। और R21 की डायरेक्शन किस तरफ है, 21 क्या, इस तरफ है। अगर इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। बात समझ आ रही है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है ना, मैंने इसकी मैग्नीट्यूड भी कितना 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना 1 है, पर इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन इनकी क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट को जब भी हमने दिखाना होता तो हमेशा याद रखना हम किसका साइन यूज करते हैं, नेगेटिव का। तो क्या करेंगे हम, आर कैप 1 2 किसके बराबर है आपका, R21 कैप के। लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर है, पर इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, इसलिए मैं यहां पे साइन क्या लगा दूंगा, नेगेटिव का लगा दूंगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, वैल्यूज आर सेम पर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड को आप यूज कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। मैं क्या करूंगा, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखो क्या होता है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, F12 वेक्टर इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इधर क्या था आपका, R1 कैप। लेकिन दिस इंप्लाई F12 वेक्टर इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। R12 की वैल्यू हमने अभी जस्ट देखी, क्या आई थी आपकी, बताओ मुझे। R12 की वैल्यू आई थी माइनस R21 कैप। इक्वेशन नंबर थर्ड से ध्यान से देखो, R12 किसके बराबर था, माइनस R21। तो यही मैंने लिख दिया। बात समझ आ रही है। तो देखो दिस इंप्लाई F12 वेक्टर इक्वल्स टू, माइनस को बाहर लिख दो, क्या आ जाएगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां क्या आ जाएगा, R21 कैप। इस चीज को ध्यान से देखना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर R21। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस तरफ लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। क्या लिख सकता हूं, F12 वेक्टर इक्वल्स टू, माइनस का साइन है तो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, F21 लिख सकता हूं। देख लो इक्वेशन नंबर सेकंड से, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 21 के, F21 के। तो वही लिख दिया मैंने F21, और साइन कौन सा साथ में, नेगेटिव का। समझ आ रही है बात, पता चल गया। ठीक है, ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन।
और यहाँ पे भी इसके ऊपर वेक्टर लगाना नहीं भूलना है। ठीक, ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और ये बेसिकली अगर फॉर्म याद देखो, अगर न्यूटन थर्ड लॉ आपने आपको याद है तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, न्यूटन थर्ड लॉ से आपने ये चीज पढ़ी थी ना, F12 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस F21। ये न्यूटन सेकेंड लॉ था। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ आपका किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। फ्रॉम दिस वी कंक्लूडेड, हमने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड किया भाई? हमने कंक्लूड किया है कि न्यूटन जो है, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो फॉलो करता है कौन? इज फॉलोड बाय न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कौन सा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इट इज फॉलोड बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको डिक्टेट करके बता दिया है, आप इसको लिख सकते हो। सारी चीजें मैंने 2 टॉपिक्स एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनको नोट्स बनाते चलो, साथ साथ में अपनी कॉपीज को मेंटेन करते चलो। ठीक है, इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसकी मैं आपको वीडियो नीचे लिंक दे दूंगा, आपने उस लिंक से प्रॉपर्टीज होंगी, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग में उसके बारे में पढ़ाया था, 7-8 प्रॉपर्टीज करवाई थी, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आ जाएंगी। ठीक है, इन केस आपको नहीं पता चलेगा मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है मुझे मैं बनाने वाला हूं कि नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देने वाला हूं आपको, वहां से आप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए मैं लेक्चर इतना ही रखता हूं। वीडियो अच्छी लगी है तो याद रखना, इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।